नमस्कार। कृषि एवं बागवानी जानकारी लिए कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। हिमाचल विविध जलवायु और मेहनती किसानों के कारण आज देश भर में फल उत्पादक राज्य के रूप में प्रसिद्ध है। उद्यान विभाग द्वारा किसानों को सशक्त और आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। क्या है ये योजनाएं और कैसे हम इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं, आज कार्यक्रम में हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज कार्यक्रम में हमारे साथ उद्यान विभाग नवभारत शिमला से विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप हिमराल जी है। डॉक्टर प्रदीप, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। डीडी हिमाचल के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। डॉक्टर प्रदीप, जिस तरह से हम भारत की जब हम बात करते हैं तो एक कृषि अर्थव्यवस्था वाला देश है, साथ ही साथ हम हिमाचल की बात करते हैं, हम भी उसी पृष्ठभूमि में हैं कि हमारा जो प्रदेश है वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश है। ऐसे में हम फल उत्पादन में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। ऐसे में जब हम यहाँ की स्थिति की बात करते हैं उद्यान विभाग की, तो वो किस तरह से उद्यानिकी को हम यहाँ पर देखते हैं? आपने सही कहा, जैसे कि भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है भारत को, और वैसे ही हमारा जो हिमाचल प्रदेश है ये गांव में बसता है। लगभग 90% जनसंख्या हमारी गांव में बसती है, और जो हमारे जनसंख्या है, जो एक कर्मशील जनसंख्या है, हम वर्किंग फोर्स जो बोलते हैं, 60% के लगभग वो कृषि पर आधारित, कृषि बागवानी पर आधारित है। वो अपनी आय कृषि और बागवानी से निकाल रहे हैं। तो ये हमारा बहुत बड़ा एक सेक्टर है रोजगार के लिए, कृषि और बागवानी। और अगर हम इसमें अर्थव्यवस्था के बारे में भी अगर नज़र डालें तो जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का, लगभग जो हिमाचल प्रदेश की बात करें 16,000 करोड़ के आसपास का, तो उसमें जो हमारे बागवानी और जो हम जैसे हॉर्टिकल्चर की बात करें तो उसमें एक काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन लगभग 5,000 से 6,000 करोड़ के आसपास का बागवानी की तरफ से आता है। जी, बात की जाए इसकी भूमिका की, जब हम किसानों के संदर्भ में इसे देखते हैं कि किस तरह से उन्हें लाभ होना है इससे, और हम बात करें इसके विजन की, तो वो किस तरह से एक विशेषज्ञ के तौर पर आप देखते हैं? जी, जो हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, जो हमारा उद्यान विभाग है वो 1970 में कृषि विभाग से अलग हुआ। पहले इकट्ठे दोनों विभाग थे। तो उसके उपरांत विभिन्न स्कीमें प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की किसानों बागवानों के हितों के लिए चलाई जा रही है। अगर हम बात करें 1950-51 में जो फलों के अधीन क्षेत्रफल था 792 हेक्टेयर, केवल इतना ही था। लेकिन आज हम अगर क्षेत्रफल देखें फलों के अंदर तो 2,36,000 हेक्टेयर, 2,36,000 हेक्टेयर के आसपास का क्षेत्रफल जो हमने फलों के अधीन लाया है। इसी तरह जो प्रोडक्शन 1950-51 में 1,200 टन के आसपास थी, वो आज बढ़कर 10 लाख टन के आसपास हो गई है। तो जो हमारे को हिमाचल प्रदेश एक पूरे देश में सेब राज्य के रूप में जाना जा रहा है, लेकिन जो हमारे विभाग का प्रयास है कि इसको हम एक फल राज्य के रूप में एक पहचान दें। हम सेब पर फोकस ना करके अन्य फलों पर भी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो प्रदेश है वो एक जलवायु विविधता का प्रदेश है। यहाँ आप देखेंगे ऊना, हमीरपुर जैसे गर्म इलाके भी हैं, और लाहौल स्पीति, किन्नौर जैसे ठंडे इलाके भी हैं। तो इसमें यहाँ जैसे अगर हम समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो 300 से लेके 3,600 4,000 मीटर तक की ऊंचाई तक वाले क्षेत्र हैं। तो वैसे ही इसमें जलवायु भी अलग अलग तरह का है। तो ये विविधता के कारण हमारे जो प्रदेश में विभिन्न प्रकार के फल उत्पादन करने की क्षमता है। अगर हम बात करें तो लगभग 35 प्रजाति या इससे अधिक के फल पौधे, अलग अलग किस्म के पौधे हम उगा सकते हैं। जी, जैसे आपने कहा कि हिमाचल में जलवायु विविधता तो देखने को मिलती है, अलग अलग तरह की यहाँ पर हम देखते हैं कि भौगोलिक स्थिति है, कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंड है तो कहीं बहुत गर्मी है। और आज के समय में जब हम देखते हैं कि पर्यावरण जो है वो भी काफ़ी बदल रहा है, तो क्या जो बदलता पर्यावरण है ऐसे समय में भी, जैसे आपने कहा कि फल उत्पादक राज्य के रूप में प्रसिद्धि मिले, तो हम कह सकते हैं कि जो किसान हैं वो इससे आर्थिक रूप से और सुदृढ़ होंगे? बिल्कुल। हमारे जो प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और हमारे जो विभाग की तरफ से जो ये प्रयास निरंतर चल रहे हैं, हम किसानों को विभिन्न स्कीमें पहुंचा रहे हैं ताकि वो अलग अलग फलों का उत्पादन कर अपनी आय भी बढ़ाएं और एक राष्ट्र हित और इसमें प्रदेश हित में भी अपना योगदान दें। जी,
तो सर बात की जाए योजनाओं की, जिस पे आज हम मुख्यतः बात करने वाले हैं, तो कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं सरकार द्वारा जो अभी वर्तमान में चलाई जा रही हैं, जिससे जो हमारे किसान भाई बहन हैं वो उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में बताएं। जी, जैसे कि आज का विषय ही हमारा योजनाओं पे आधारित है, जी। तो जो उद्यान विभाग है मुख्यतः दो किस्म की योजनाएं हैं। एक तो जो हमारी प्रदेश सरकार की अपनी योजनाएं होती हैं, और जैसे सरकार की अपने एक विज़न होता है 5 साल के लिए, तो उस पर फोकस करते हुए योजनाएं निर्धारण करती है। उसी तरह कुछ केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। तो मैं पहले प्रदेश सरकार की योजनाओं पे थोड़ा सा विषय प्रकाश डालता हूँ। हमारी जो प्रदेश सरकार है वो किसानों के हितों में बहुत अच्छा काम कर रही है, और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि प्रदेश को एक सेब राज्य के रूप में जाना जाता है। तो सेब, क्योंकि जो हमारा सेब में जो टोटल प्रोडक्शन है फलों का, उसमें 80 से 85% कंट्रीब्यूशन सेब का ही है। जी। तो हम देखते हैं जैसे कि सेब को सबसे ज़्यादा नुकसान है आजकल के परिवेश में ओलों से होता है। तो ओलों से बचाने के लिए प्रदेश सरकार की एक एंटी हेलनेट स्कीम है, जिसमें कि बागवानों को 80% सब्सिडी, 80% अनुदान दिया जाता है, जिसमें अधिकतम एक किसान को 1,20,000 रुपये तक की अनुदान राशि मुहैया करवाई जाती है। जी। उसमें वो लगभग 5,000 स्क्वायर मीटर तक की जाली खरीद के इसमें आवेदन कर सकता है, और उसको इसके तहत 80% अनुदान सरकार और विभाग की तरफ से दिया जाता है। जी। इसके अलावा बागवानी में उपयोग होने वाली मशीनरी जैसे कि पावर टिलर, पावर स्प्रेयर, ये हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट स्कीम है, उसके अंतर्गत हम 50% अनुदान किसानों को देते हैं, जिसमें पावर स्प्रेयर के अधिकतम 10,000 रुपये, और पावर टिलर जिसको हल चलाने के उपयोग में जो यूज़ होता है, जुताई के काम में यूज़ होता है, उसमें हम लगभग अधिकतम 50,000 रुपये प्रति किसान को इसमें अनुदान राशि मुहैया करवाते हैं। इसके अलावा जो हमारे प्रदेश सरकार की स्कीमें हैं, मुख्यमंत्री पुष्प क्रांति योजना, पुष्प क्रांति में हम फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न फूलों की खेती के लिए अनुदान राशि मुहैया करवाते हैं, जैसे कि पॉलीहाउस बनाने के लिए, पॉलीहाउस में फूल उगाने के लिए, और इसके अलावा जालियों की मैंने बात कर ली जी। और मुख्यमंत्री मधु विकास योजना है, जिसमें कि हम मधुमक्खी पालन के लिए अनुदान राशि मुहैया कराते हैं। इसमें अधिकतम 1,76,000 रुपये 50 डब्बों, जैसे मधुमक्खी की जो पालन होता है वो डब्बों में किया जाता है, तो उसमें 50 डब्बे खरीदने के लिए और उसमें 8 फ्रेम मधुमक्खी के रखने के लिए उसमें बागवानी विभाग अनुदान राशि मुहैया करवाता है। इसके अलावा कीवी प्रोत्साहन योजना है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि अन्य फसलों पर भी हम फोकस कर रहे हैं, तो कीवी को उगाने के लिए ये स्कीम चलाई गई है। और कीवी एक ऐसी फसल है जिसको उगाने के लिए क्योंकि इसमें जब क्रॉप लगाते हैं तो इसको खड़ा करने के लिए इसमें बेल होती है जैसे ये, तो इसको स्ट्रक्चर पे ज़्यादा खर्च होता है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर पे खर्च होता है। तो इसमें भी बागवानी विभाग प्रति हेक्टेयर 6,93,000 की सब्सिडी इसके दर से किसानों को मुहैया करवा रहा है। जी, तो इस तरह से आपकी काफ़ी सारी स्कीम्स चल रही हैं जो हमारे बागवान भाई बहन हैं, किसान भाई बहन हैं, वो इसका लाभ उठा सकते हैं। जी, ये तो प्रदेश सरकार की स्कीमें थी। अभी जो कुछ केंद्र सरकार की स्कीमें हैं, जैसे सबसे बड़ी स्कीम है MIDH, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, इसको एकीकृत बागवानी विकास मिशन भी कहते हैं, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इस तरह की बहुत सारी स्कीमें हैं जो हम किसानों को उनकी उन्नति के लिए सहायता प्रदान कर रहे हैं। जी, और उससे वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं, आर्थिक रूप से और सुदृढ़ हो सकते हैं। आपने MIDH के बारे में बताया, जो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, किस तरह की स्कीम है और कैसे जो हमारे किसान भाई बहन हैं वो इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं? जी, इसमें क्या है कि जैसे 2005-06 में जब 10वां पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, तो उसमें जो केंद्र सरकार ने हॉर्टिकल्चर के ऊपर फोकस किया, तो एक नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन चला, 2005-06 की बात कर रहा हूँ मैं जी। और इसमें मैक्सिमम हॉर्टिकल्चर पे फोकस करते हुए कि इसमें कौन कौन सी क्रॉप और किसानों को किस तरह से इसमें प्रमोट किया जा सकता है, इस पे फोकस रहा। और ये 2014-15 में इसका जो नाम है वो MIDH के रूप में चेंज हो गया। अब इसमें जो हॉर्टिकल्चर जब हम बात करते हैं तो खाली इसमें सिर्फ बाग बगीचे नहीं है, हॉर्टिकल्चर में मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, ये सब कार्य भी आते हैं। तो
इन सभी जितनी भी गतिविधियां हैं हॉर्टिकल्चर की, इन सब को बढ़ावा देने के लिए MIDH में अलग अलग तरह की स्कीमें चलाई जा रही है। जैसे कि बात करते हैं, अगर आप कोई किसान नर्सरी उगाना चाह रहा है, तो अगर बड़ी नर्सरी, अगर बड़े पैमाने पर, जिसमें कि वो 1 से 2 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में नर्सरी उगा सकता है और जिसमें उसको लगभग 50,000 पौधे प्रति हेक्टेयर उगाने हैं, तो उसमें 12 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से इसमें MIDH में सब्सिडी का प्रावधान है। और अगर जैसे हमारे हिमाचल में इतना बड़ी लैंड होल्डिंग नहीं है, तो अगर 5 बीघे से लेके 1 हेक्टेयर तक, 5 बीघे से लेके 12.5 बीघे तक भी नर्सरी उगाना है और उसमें लगभग 25,000 पौधे तैयार करेगा एक साल में, तो उसको 10 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान राशि दी जाती है जी। इसके अलावा जैसे मैंने कहा मशरूम उत्पादन के लिए, तो मशरूम उत्पादन में 2400 बैग की कैपेसिटी का मतलब वो एक स्ट्रक्चर बनाएगा, हॉल बनाएगा, जिसमें 3 कमरे हो सकते हैं 800 बैग की कैपेसिटी के, जिसमें वो 800 बैग रखेगा और उसमें AC और हीट थर्मल यूनिट लगाएगा ताकि उसमें इन्वायरमेंट और टेम्परेचर बना रहे। तो उस सभी खर्चे के लिए उसको 15 लाख रुपए की सब्सिडी मुहैया करवाई जाती है। इसके साथ साथ अगर मशरूम उत्पादन नहीं कर रहा है, उसके लिए खाद ही तैयार करता है, कंपोस्ट जिसको कहते हैं, तो उसमें भी 15 लाख प्रति यूनिट MIDH की तरफ से सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा अगर हमारे जैसे किसान कोई सोचता है कि मैं छोटे पैमाने पर मशरूम उत्पादन करना चाहता हूँ, तो छोटी इकाई 200 स्क्वायर फीट के क्षेत्रफल में अगर किसान मशरूम उत्पादन करना चाहता है, तो उसको 1 लाख रुपए प्रति इकाई की इसमें सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा MIDH में नए बगीचे लगाने के लिए सब्सिडी है। नए बगीचे आप चाहे किसी भी क्रॉप के, किसी भी फल पौधे के लगाते हैं, स्ट्रॉबेरी के लिए 1 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर है। और जैसे अभी आजकल ड्रैगन फ्रूट एक नया किस्म का फ्रूट जो गर्म क्षेत्र में लग रहा है, उसमें 3,37,000 की दर से प्रति हेक्टेयर की दर से सब्सिडी का प्रावधान है। और वैसे कीवी, एवोकाडो और सेब की अगर हम बात करें, सेब में पहले जो था 1 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से सब्सिडी देते थे, लेकिन इसमें अब जो एक नया कॉन्सेप्ट आया है हाई डेंसिटी और अल्ट्रा हाई डेंसिटी, इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इसमें लोहे के पोल लगते हैं और जो M9 रूट स्टॉक है उसको एक मतलब खड़ा रहने के लिए एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए भी इसके खर्चे को ध्यान में रखते हुए 1 हेक्टेयर में अगर हाई डेंसिटी, जिसमें लगभग 177 पौधे प्रति बीघा की दर से जो इसमें नंबर आएंगे पौधों के डेंसिटी की अगर हम बात कर रहे हैं जी, तो उसमें 2,50,000 की दर से उसमें 1 हेक्टेयर में सब्सिडी है। और अल्ट्रा हाई डेंसिटी जिसमें कि 266 पौधे प्रति बीघा, मतलब उसमें जो पौधे से पौधे की दूरी होगी 1.5 मीटर और प्लांट से प्लांट और रो से रो की दूरी होगी 2 मीटर जी। तो उस दर से अगर पौधे लगाएंगे तो 1 बीघे में लगभग 266 पौधे आएंगे। और इस विधि को हम अल्ट्रा हाई डेंसिटी बोलेंगे। और इसमें जो सब्सिडी का प्रावधान है वो 3,75,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से है जी। तो MIDH एक बहुत ही मतलब हम बोलेंगे अम्ब्रेला स्कीम है, क्योंकि इसमें जो हॉर्टिकल्चर की जितनी भी गतिविधियां हैं वो सारी इसमें ली गई हैं और इसमें सभी को प्रमोट करने के लिए अनुदान राशि है। और जैसे कि हम बात करते हैं संरक्षित खेती, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, उसमें भी आप पॉली हाउस बनाने के लिए भी, और उसमें अगर क्रॉप लगाएंगे तो एक बार में अधिकतम 4,000 स्क्वायर मीटर तक किसान उसमें अप्लाई कर सकता है और इसमें 50% अनुदान का प्रावधान है। और इसके अलावा कोल्ड स्टोर निर्माण में, और अगर आपने बगीचा लगा दिया है, फूल लगा दिए हैं, तो उसको पैकिंग के लिए पैक हाउस का निर्माण के लिए भी उसमें भी 2,40,000 रुपये प्रति यूनिट की दर से इसमें सब्सिडी का प्रावधान है जी। तो काफ़ी सारी योजनाएं हम कह सकते हैं MIDH के अंतर्गत आपने जो विभाग द्वारा है वो चलाई जा रही है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत ही अच्छी सी स्कीम है जिसका जो हमारे किसान भाई बहन हैं वो लाभ उठा सकते हैं। और मुझे लगता है डॉक्टर हेमराल के जिस तरह से बीच में एक समय रहता था बागवानों के पास भी कि हम कह सकते हैं जो खाली समय रहता था, ऐसे में अब वो कोई ना कोई कार्य कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े स्तर पर करना है, आप छोटे स्तर पर भी उसे कर सकते हैं और उसमें भी आपको लाभ मिल सकता है। तो किसान अगर उसके प्रति जागरूक रहें तो वो इनका लाभ उठा सकते हैं। यदि इन सारी योजनाओं के संदर्भ में वो और अधिक जानकारी चाहते हैं तो वो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? जी, जैसे मैं इसमें थोड़ा सा और जोड़ना चाहूँगा MIDH में, जैसे कि
क्योंकि MIDH में फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सरकार की तरफ से भी इसमें और हमारे जो निदेशक महोदय हैं उनकी तरफ से भी इसमें बहुत मतलब हमारे अधिकारियों को भी प्रेशर है कि इसमें जितना जल्दी हो सके आप किसानों को इसमें सहायता प्रदान करें। अभी हमारे जो इसी वित्तीय वर्ष में हमें 24 करोड़ 72 लाख की इसमें जो राशि प्राप्त हुई है और हमारे निदेशक महोदय का ये प्रयास है कि इसमें हम सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी ले लें। तो इसीलिए ये किसान इसमें जल्दी से जल्दी अप्लाई करें और इन विभिन्न स्कीमों का फ़ायदा उठाएं। जी अगर इसके संबंध में वो और जानकारी चाहते हैं तो कोई आपका ऐप, कोई पोर्टल है जिसके माध्यम से वो और इन जानकारियों को पूरी तरह से प्राप्त कर सके कि क्या क्या इस कौन कौन सी योजनाएं हैं? इसमें आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें जो पहले क्या होता था कि जो किसान बागवान थे उनको हमारे कार्यालय हैं जैसे ब्लॉक खंड स्तर पे हैं या हमारे जो पंचायत स्तर पे हैं वहाँ जाके एक कागज़ पे आवेदन करना होता था। तो उसमें कई बार किसान टाइम नहीं निकाल पाते थे अपने बिजी शेड्यूल से। तो ये सब ध्यान में रखते हुए और जैसे अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो अब हमारे विभाग ने एक ई-उद्यान पोर्टल लॉन्च किया है जो पिछले 2-3 सालों से काम कर रहा है। तो इसी में ही बागवान और किसान इसमें अप्लाई कर सकते हैं और सारी डिटेल इसमें स्कीमों की दी गई है। ये वेब पोर्टल भी है और मोबाइल एप्लीकेशन भी है ई-उद्यान के नाम से। तो इसमें आवेदन करना भी बहुत ही सरल है। लोक मित्र के अंदर अगर जो किसान बागवान इस इंटरनेट से अनभिज्ञ हैं तो वो लोक मित्र के अंदर में जाकर भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसमें आवेदन करने के लिए किसान को अपने डॉक्यूमेंट जो ज़रूरी है वो आधार कार्ड और अपने जमाबंदी क्योंकि वो ज़मीन उससे डिसाइड होगी कि उसके पास कितनी ज़मीन है और कौन कौन से रकबे में वो कौन सा प्रोजेक्ट लगाना चाहता है वो क्लियर मेंशन हो। पटवारी से उसमें उसका इंडिविजुअल शेयर कितना उसका हिस्सा मुतकिला है वो क्लियरली मेंशन हो तो वो अपलोड होंगे। तो उस बेस पे वो विभिन्न स्कीमों का फ़ायदा उठा सकता है। जी सर, जैसे अभी आपने कहा कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितनी ज़मीन है। क्या जो इस तरह की जो योजनाएं हैं इसका लाभ केवल हम कह सकते हैं एक सीमित जिनके पास ज़मीन है उन्हें ही इसका लाभ मिल सकता है या फिर इसमें इस तरह की कोई भी लिमिटेशंस नहीं है? जी, उद्यान विभाग की जितनी भी स्कीमें हैं इसमें जो इसमें अनुदान राशि है वो कई स्कीमों में ऐसा है जैसे लघु और सीमांत किसान के लिए 50% है और बड़े किसानों जिसके पास 2 हेक्टेयर से ऊपर ज़मीन है उनके लिए 40% है। लेकिन अप्लाई तो कोई भी कर सकता है इसमें। जी तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप उसमें आते हैं तो आपको वो लाभ मिल सकता है और नहीं आते हैं तो आप उसके लिए फिर से ट्राई कर सकते हैं। बात की जाए इन योजनाओं की पारदर्शिता की और इसके लाभ की, क्या जनमानस तक इनका लाभ पहुंच पाता है तो उसे कैसे आप सुनिश्चित करते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जो किसान बागवान है वो आवेदन करेंगे सिर्फ हमारा एक ही माध्यम है ई पोर्टल और ई उद्यान पोर्टल। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो सबसे मेन इसका उद्देश्य है पारदर्शिता ही है। क्योंकि जब किसान एक अप्लाई करेगा तो उसकी एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाती है। तो उस आईडी को वो कभी भी ट्रेस कर सकता है कि उसकी जो एप्लीकेशन है वो किस स्तर पर अभी खड़ी है। जो उसकी आवेदन होगा वो पहले ब्लॉक्स अपने खंड स्तर पर जाएगा, वहाँ उसके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, उसके बाद वो जिला स्तर पर मूव होगा, उसके बाद उसको अप्रूवल मिलेगी और वो फिर वो जो भी जैसे अगर नया बगीचा लगाना चाहता है तो नया बगीचा लगाएगा, अगर कोई मशीन इत्यादि खरीदना चाहता है तो वो, या कोई पॉली हाउस लगाना चाहता है तो वो लगाएगा। तो उसके बाद उसके जो बिल वाउचर है वो जमा करके जो उसकी अनुदान राशि मिलेगी वो उसके डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। जी, तो इस तरह के एक प्रॉपर प्रोसीजर से होकर जो है वो कार्य किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से जो है उसका लाभ उन्हें एकदम से मिल जाए, क्योंकि कई बार जो हमारे किसान भाई बहन हैं वो बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं ये जानने के लिए कि कितना समय इस सारी प्रक्रिया में लगेगा। तो आवेदन करने के बाद जो भी प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा समय लगता है। जिस तरह से आपने मशीनरी की बात की कि जो उसके लिए आवेदन करेंगे और उसके बाद वो मशीनरी खरीदेंगे, तो वो जो पूरा प्रोसेस है उसमें कितना समय लगता है और जो उन्हें सहायता मिलनी है क्या वो बाद में मिलती है या जिस समय में वो उन चीज़ों को खरीद रहे हैं जो भी टूल्स हैं उसी समय में उन्हें सहायता मिल जाती है? हमारी जो अधिकतम योजनाएं हैं उसमें क्या होता है कि किसान को, जैसे अगर किसान ने मन बना लिया है कि मैंने कोई मशीन खरीदनी है या पॉली हाउस लगाना है या मशरूम उत्पादन करना है, मधुमक्खी पालन करना है, तो पहले उसको
जो उसके निर्धारित डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ ई उद्यान पोर्टल में जाके वहाँ अपलोड करवाना है जी। अभी उसने मतलब खरीदना नहीं है, नहीं, पहले जी। सिर्फ अप्लाई करना है। तो उस बेस पे क्या होगा कि उसकी एक सीनियरिटी बन जाती है उसकी एप्लीकेशन की। तो आपको जैसे मैंने पहले ही कहा कि इसमें बजट इन्वॉल्व है, हर स्कीम में लाखों रुपया जो इसमें गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है, तो उसके लिए बजट प्रावधान जैसे ही होता है तो वैसे ही उसको अप्रूवल मिल जाती है। वो जो जिला स्तर पे ऑफिस है हमारे डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस, वहाँ से इसको अप्रूवल मिलती है। जब उनको अप्रूवल मिलती है तो वो उसमें जो भी उन्होंने इसमें प्रोजेक्ट जैसे कोई भी अप्लाई किया है उसमें या आप मशीन खरीदने के लिए तो वो खरीद सकते हैं। उसका बिल वाउचर, पक्का बिल वाउचर लेना है। पॉली हाउसेस के लिए क्या होता है कि हमने कुछ कंपनियों को इम्पैनल्ड किया है जी। तो वो कंपनियां खुद उनको फार्मर को कॉन्टेक्ट करते हैं और या फार्मर खुद अपनी चॉइस से किसी भी कंपनी को बुलाकर वो उसका एक एस्टिमेट बनवाते हैं कि मैंने कितने स्क्वायर मीटर में पॉली हाउस लगाना है। तो वो एस्टिमेट भी उस जो ई उद्यान पोर्टल में उनकी एप्लीकेशन के साथ अपलोड होगा तो उसको बजट के आधार पर उसको अप्रूवल मिलेगा। उसके बाद उसको पॉली हाउसेस के केसेस में उसको सिर्फ अपना जो उसका फार्मर शेयर निर्धारित है, जैसे अभी तक उसको 15% जमा करवाना होता है, लेकिन अब आगे नंबर ऑफ फार्मर्स मतलब किसानों की व्यापकता को बढ़ाने के लिए इसमें जो अब 85% पहले अनुदान था अब उसको 50% किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इससे लाभान्वित हो सकें। तो उसका 50% हिस्सा वो कंपनी को पेमेंट के रूप में देगा, बाकी जो 50% बचता है वो सरकार द्वारा कंपनी को पेमेंट होगी जब वो पूरा पॉली हाउस स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। जी। तो सबसे हम कह सकते हैं कि जो पहला स्टेप है वो है आवेदन करना। जैसे आपने कहा कि तभी आपकी सीनियरिटी बनेगी, तो पहले आप आवेदन करें और उसके बाद जो भी जिन दस्तावेज़ों की ज़रूरत है उनको आप उनके साथ वहाँ पर आप पहुँचे। थोड़ा सा आप दस्तावेज़ों के बारे में सर और बताएं कि कौन कौन से ऐसे दस्तावेज़ हैं जिनकी ज़रूरत किसानों को रहती है जब भी वो आवेदन कर रहे हैं किसी भी तरह की योजना के लिए। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग आवेदन तो कर देते हैं लेकिन कुछ दस्तावेजों की कमी के कारण उनकी एप्लीकेशन या तो रिजेक्ट हो जाती है या वापस रिटर्न बैक हो जाती है और किसान टाइम पर उसको चेक नहीं कर पाते या उनको मैसेज नहीं पहुंच पाता। वैसे तो ये जितनी भी स्कीम्स हैं ये मोबाइल लिंक्ड है। जब आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो उसमें आपको स्टेटस मिलेगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हुई है, रिजेक्ट हुई या रिटर्न बैक हुई है, किस कारण हुई है, वो सब अपडेट किसानों को मिलता रहता है। तो इसमें जो मुख्य दस्तावेज हैं वो एक तो इनका आधार नंबर है, बैंक पासबुक है और जो मेन है वो है जमाबंदी। जमाबंदी में क्लियर, जैसे मैंने पहले भी कहा कि उनका इंडिविजुअल शेयर ज़रूरी है कि वो कितने शेयर उनका पूरी ज़मीन में कितना शेयर बनता है। इसके अलावा अगर वो कोई ख़रीदारी जैसे मशीन ख़रीदना चाहते हैं तो उसकी कोटेशन, अगर वो पॉली हाउस लगाना चाहते हैं तो उसका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अगर वो मशरूम उत्पादन करना चाहते हैं तो उसकी एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो कि DMR डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च चंबाघाट द्वारा बनाई जाती है वो अटैच करनी है। तो इसके अलावा बाकी सारे दस्तावेज जो अपलोड होने के बाद जब उसको किसान को अप्रूवल मिलेगी उसके बाद उसके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो हमारे खंड स्तर के कार्यालय में जमा होंगे और उसके साथ साथ उसके जो बिल वाउचर हैं, ओरिजिनल बिल वाउचर GST पेड, वो किसान बागवानी विभाग के जो हमारे खंड स्तर के अधिकारी हैं उनके पास जमा करवाएंगे और वो उसको वेरीफाई करते हुए और जो अगर कोई मशीनरी खरीदी है तो उसको चेक करते हुए उसको वेरीफाई करेंगे और आगे उसको अनुदान राशि पास करने के लिए डिप्टी डायरेक्टर और जो उप निदेशक जिला स्तर के जो अधिकारी हैं वहाँ के लिए मूव कर देते हैं। जी, जैसे सर आपने कहा कि आवेदन करने के बाद हो सकता है किसी चीज़ की कमी रह गई है, कोई दस्तावेज जो है वो पूरी तरह से उसमें नहीं है, तो कितना समय मिलता है किसान को कि वो दोबारा से उस चीज़ को ठीक करके दोबारा से अपने दस्तावेज जो है वो वहाँ पहुँचा सके? जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जो ई उद्यान पोर्टल है इसमें जब किसान अप्लाई करता है तो वो उसकी एक एप्लीकेशन ID और फार्मर ID क्रिएट होती है। तो जब अगर उसकी किसी भी आवेदन या किसी एप्लीकेशन में कमी रहती है तो वो रिटर्न बैक होके उसी के ही ID में वो दिखती है। तो
वो कभी भी किसी भी टाइम उसमें जो भी त्रुटियां दी गई है, कमेंट्स दिए गए हैं, उसको पूरा करते हुए दोबारा से अप्लाई कर सकता है, तो उसकी वो सीनियरिटी मेंटेन रहेगी। जी, तो ज़रूरी है कि वो समय समय पर जो है उसे चेक करते रहें कि किस तरह से वो चल रहा है। सर, ये योजनाएं जो हैं किस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारे किसान हैं उन्हें आर्थिक रूप से और सुदृढ़ करने में अपनी भूमिका निभा रही हैं? हमारे जो उद्यान विभाग की विभिन्न स्कीमें हैं, इसमें अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने कहा 1970 के बाद हमारा जो विभाग अलग हुआ था, उसके बाद निरंतर किसानों की सहायता करते हुए विभिन्न स्कीमों का क्रियान्वयन हुआ है और किसानों की आय में लगभग 25 से 40% तक वृद्धि हुई है। और हमारे पास काफ़ी हर स्कीम में काफ़ी अच्छी सक्सेस स्टोरीज़ है अलग अलग ज़िला में, जिन्होंने एक मतलब बिल्कुल निम्न स्तर से काम शुरू किया और आज खुद ही नहीं बल्कि अपने साथ और भी 10, 15, 20, 30 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। जी, डॉक्टर प्रदीप हिमराल, आज आप कार्यक्रम में आए और योजनाओं से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज कार्यक्रम में हमने जाना कि उद्यान विभाग द्वारा किस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं जो हमें पर्यावरण अनुकूल आधुनिक कृषि की ओर और कृषि को एक नई दिशा दे रही हैं। इन योजनाओं से जुड़े और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। आज कार्यक्रम में बस इतना ही। एक नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।